अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। वो है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। बच्चों, डोग्मा कहते हैं एक प्रिंसिपल को, एक उसूल को। ठीक, तो हमारा लाइफ जो है वो एक उसूल के तहत चलता है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है एक उसूल के तहत चलता है, और वो उसूल एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। अगर वो उसूल नहीं चलेंगे, वो प्रिंसिपल नहीं चलेंगे, ठीक, तो फिर लाइफ ही नहीं चल सकता। उसको हम कहते हैं बच्चों सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। वो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो है कुछ प्रोसेस से बने हैं। कुछ प्रोसेस हैं जिनसे मिलकर ये सेंट्रल डोग्मा बना है। यानी अगर वो प्रोसेसेस ना हो तो लाइफ चल नहीं सकती। लाइफ डिपेंड है उन प्रोसेसेस पर। उन प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशन को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। वो बच्चों प्रोसेस क्या है? आपको मालूम है डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है डीएनए में, तभी तो उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए जो यहाँ बना है मैंने, डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है। रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये डीएनए। ठीक, तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस डीएनए में है, अगर उसी डीएनए में रहें, आगे पास ऑन ना हो तो नहीं चल सकता काम। इसलिए क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इस डीएनए में है वो कॉपी हो जाता है बच्चों आरएनए में। ठीक, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन द डीएनए इज कॉपीड इन टू आरएनए। ठीक, जिस आरएनए में ये कॉपी होती है उस आरएनए को हम एमआरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैसेज है। कौन सा मैसेज? जो डीएनए में है, जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में है वही कॉपी होकर इस एमआरएनए में आती है। तो डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होकर आरएनए में आने वाली इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन, यानी कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए इनटू आरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है। ठीक, इस प्रोसेस के तहत जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है फ्रॉम डीएनए इनटू एमआरएनए। ठीक, उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। इसी डीएनए से सेम टू सेम डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए बनते हैं डीएनए से, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर रेप्लिकेशन ना हो तो जनरेशन टू जनरेशन, सेल टू सेल जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं पास ऑन हो सकता अगर डीएनए की रेप्लिकेशन ना हो, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज ना बने। इसलिए लाइफ को चलाने के लिए, ठीक, सेल टू सेल ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन भी होने चाहिए, इनहेरिट भी होनी चाहिए, ट्रांसमिट भी होनी चाहिए। उसके लिए रेप्लिकेशन है। ठीक, तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में आ गया, मैसेंजर आरएनए में आ गया, ठीक, अगर ये मैसेंजर आरएनए में रहे, ये एक्सप्रेस ना हो, तब भी कोई काम नहीं बन सकता। इसलिए क्या होता है, तीसरा प्रोसेस, ये जो एमआरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अब वो एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के फॉर्म में ये मैसेज एमआरएनए से, ठीक, ट्रांसलेट होती है, एक्सप्रेस होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स आगे जाके मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजाइम्स, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कई किस्म के काम अंजाम देते हैं ये प्रोटीन्स। तभी हमको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन इस जेनेटिक मटेरियल में, इस डीएनए में था। तो तीसरा जो प्रोसेस है वो है कि ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द एमआरएनए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगी। एक दो दिन में इंशाल्लाह हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस तीनों प्रोसेस को, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन,
डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो इन तीनों प्रोसेस से मिलकर, ठीक है, जो है हमारा लाइफ जो है सेल की जो ठीक है जो प्रोसेस है वो सब चलता रहता है। अगर ये नहीं हो, ये प्रोसेस इनमें से कोई ना हो, ठीक, इनमें से एक भी ना हो, ठीक, तो लाइफ प्रोसेस नहीं चल सकता। इसलिए लाइफ घूमता है इन प्रोसेसेस के इर्द गिर्द, ठीक। तो इनका सेंट्रल रोल है इन प्रोसेसेस का। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेसेस या दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोसेसेस, यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए इनटू प्रोटीन्स, ठीक, एंड फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, होल दीज प्रोसेसेस, ठीक, इनकी कॉम्बिनेशन से जो उसूल बनता है, उस उसूल को हम कहते हैं बच्चों सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, ठीक। इस सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ में, यानी फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, इसमें जो पहला स्टेप है बच्चों, ये पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इज द, ठीक, कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ठीक, डीएनए टू आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होना ट्रांसक्रिप्शन है। एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप in the flow of information from DNA to protein, in the first step of central dogma, ठीक है बच्चों। तो आप सेंट्रल डोगमा भी समझ गए और ट्रांसक्रिप्शन भी समझ गए, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन भी आप समझ गए, ठीक है बच्चों। अब आगे की हम बात करेंगे। जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी होकर आरएनए में आती है, ठीक है बच्चों, तो वो इंफॉर्मेशन कॉपी होता है इनमें से एक स्ट्रैंड से। डीएनए में आपको पता है 2 स्ट्रैंड्स हैं, एंटी पैरेलल 2 स्ट्रैंड्स। इन 2 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड इस्तेमाल होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करने में आरएनए में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से कॉपी होकर एमआरएनए में आती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड डीएनए का इस्तेमाल होती है। तो हम कह सकते हैं वो स्ट्रैंड जो डीएनए का आरएनए बनाने में इस्तेमाल होती है। आरएनए कैसे बनेगा? आरएनए क्या है? आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, अगेन ए पॉलीमर, लेकिन किसका पॉलीमर? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ कर बनेंगे आरएनए। अब इस आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उनको जोड़ने के लिए, वो रैंडम तो जोड़ नहीं सकते, उसके लिए भी एक गाइड चाहिए। तो गाइड का काम करता है इन 2 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड। वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। याद रखना, वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट, एक्ट्स एज गाइड for the synthesis of, for the polymerization of ribonucleotides to form mRNA, ठीक। mRNA। अब बात होगी कि इनमें से दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहा है, और वो स्ट्रैंड कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। बच्चों यहां याद रखना, डीएनए सिंथेसिस यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आपको मालूम है, वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। सेम डायरेक्शन फॉलो करती है आरएनए की सिंथेसिस, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन भी इसी डायरेक्शन में होती है, अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। तो जब आरएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो, ठीक, तो इसलिए इन 2 स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है, गाइड का काम करता है? वो बच्चों याद रखना, इन 2 स्ट्रैंड में से वो स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो, जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो, वही टेम्पलेट का काम करेगा। तो आप यहां देखना, इसमें किसकी ओरिएंटेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यानी वो ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाला स्ट्रैंड जो है, ये नीचे वाला स्ट्रैंड डीएनए का, ये टेम्पलेट का काम करेगा,
ठीक, डीएनए में दो स्ट्रैंड्स है, आपको मालूम करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है आरएनए सिंथेसिस के लिए। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक, 3 प्राइम लेफ्ट साइड में, 5 प्राइम राइट साइड में, किसका है इन दो में? इनमें से इसका है। क्यों? क्योंकि जो आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा तो इसका 3 प्राइम या 5 प्राइम, 3 प्राइम के साइड में हमेशा 5 प्राइम आना चाहिए। ठीक, तो इन दो स्ट्रैंड्स में से एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स एक्सेस टेम्पलेट, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको पता है रेप्लिकेशन के दौरान जब डीएनए से डीएनए बन रहा था तो दोनों का डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स है दोनों टेम्पलेट का काम करता है, दोनों गाइड का काम करता है। लेकिन आरएनए सिंथेसिस के दौरान सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करेगा। कौन सा करेगा? जिसकी ओरिएंटेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो, और ये है जिसको टिक लगाइए। ठीक, तो इस स्ट्रैंड को हम कह सकते हैं, ये स्ट्रैंड जो आपने नाम लिखूंगा इसका, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। दूसरा क्या हो फिर? ये टेम्पलेट का काम नहीं करता, इसको कहेंगे हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। अब यहां एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि why cannot these two strands access template in case of RNA synthesis? क्यों नहीं कर सकता दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम? तो बच्चों यहां पर दो रीजन आपको मैं बताऊंगा सिंपली। अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा तो दोनों से अलग अलग आरएनए बनेगी, एक ही रीजन से, डीएनए की एक ही रीजन से। मान लो ये रीजन है, डीएनए की एक ही रीजन से, एक ही सेगमेंट से दो किस्म के आरएनए बन सकता है, दो किस्म के एमआरएनए बन सकते हैं, एक इससे एक उससे। अगर दोनों टेम्पलेट का काम करे तो दो किस्म के एमआरएनए बन सकता है, दो किस्म के एमआरएनए से दो किस्म के प्रोटीन बन सकता है। बच्चों एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए से दो किस्म के प्रोटीन नहीं बन सकता, इससे और प्रॉब्लम आ सकता है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो दो प्रोटीन एक ही सेक्शन ऑफ डीएनए से नहीं बन सकता, इसलिए ओनली एक ही स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का काम करता है। और एक चीज ये कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा तो इस टेम्पलेट से देखो आप, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट का काम करता है, तो जो बनने वाला आरएनए स्ट्रैंड है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये गाइड करता है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होती है बनने वाली आरएनए, चाहे बनने वाला डीएनए भी है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, बनने वाला आरएनए है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड की। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ है, देखो आप, यहाँ टी है टेम्पलेट में तो यहाँ ए आएगा, क्योंकि ए और टी कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ यू आया। यू इसलिए आया क्योंकि बच्चों आरएनए में थायमीन नहीं होता, अगर ये डीएनए होता तो यहाँ थायमीन आता, क्योंकि ये आरएनए है तो यहाँ थायमीन की जगह यूरासिल हो रहा है, यूरासिल आ रहा है। ठीक, क्योंकि यूरासिल स्पेसिफिक टू आरएनए है, थायमीन स्पेसिफिक टू डीएनए। यहाँ जी है, जी की कॉम्प्लीमेंट्री सी है तो यहाँ जी, ए है जी है तो यहाँ सी, ए है तो यहाँ यू, टी की जगह यू, टी है तो यहाँ ए, सी है तो जी, तो कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। अगर ये स्ट्रैंड भी, ऊपर वाली स्ट्रैंड भी टेम्पलेट का काम करता तो उससे भी एक एमआरएनए बन सकता है। चलो फर्ज करेंगे अगर बन गया तो उसकी क्या होगी, उसकी सीक्वेंस ये होगी, देखो ऊपर वाला एक ए है तो यहाँ क्या आएगा, यू आएगा ना, टी है तो ए, सी को जी, जी को सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, ये आ सकता है। इस अगर ये टेम्पलेट का काम किया तो ये आ सकता है, ये भी एमआरएनए है। जैसे ही ये दो एमआरएनए, एक इससे ये उससे बन गया, बनने के बाद आप देखना ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ए यू के साथ, यू ए के साथ, जी सी के साथ, सी जी के साथ, जी सी के साथ। तो जैसे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों के दरमियान में बेस पेयरिंग बन सकता है। तो बेस पेयरिंग बनेगा तो ये एमआरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड है ये एकदम से डबल स्ट्रैंड हो जाएगी। तो जब डबल स्ट्रैंड बन जाएगा एमआरएनए तो वो एमआरएनए से फिर प्रोटीन नहीं बन सकता। जैसे ही एमआरएनए बनेगा वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए उनमें एसोसिएशन हो सकती है।
तो डबल स्ट्रैंड बनेगा, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता। ये भी एक प्रॉब्लम राइज हो सकती है अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा डीएनए की, कब? जब आरएनए सिंथेसिस हो। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं करता बच्चों, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा। ठीक, तो ये मैं मिटाता हूं, आप समझ गए इस चीज को कि व्हाई नॉट बोथ द स्ट्रैंड of DNA access template, because there are certain problems that may arise when both the strands of DNA access template। ठीक है, जो आप समझ गया, इसलिए एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है, उस स्ट्रैंड को कहते हैं बच्चों टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड गाइड का काम करेगा उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरा जो टेम्पलेट का काम नहीं करता वो ऐसे ही रहता है, उसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एमआरएनए में, ये जो एमआरएनए बन गया, ठीक, एक ही स्ट्रैंड से जो एमआरएनए बन गया, इसमें जो बेस है बच्चों, नाइट्रोजनस बेस, यहां पर शुगर फॉस्फेट नहीं दिखाया जाता, सिंपली आपको ये बेस, इसकी सीक्वेंस दिखाया जा रहा है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्बिनेशन है, AUCGCUAG, इस तरह से आगे और भी है, डीएनए से कॉपी होकर आ गया है। तो बच्चों इन बेसिस की जो सीक्वेंस है, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें सेंस है, यही सेंस इस्तेमाल होगा आगे प्रोटीन बनाने के लिए, इसलिए इनको हम कोडॉन्स कहते हैं। आगे बात होगी इस पर। द बेस सीक्वेंस इन द एमआरएनए, ठीक, ये कोडॉन्स 3 के ग्रुप में होती है, उनको हम कोड्स या कोडॉन्स कहते हैं, यानी इसमें मैसेज है, इसमें सेंस है। ठीक है, तो ये जो एमआरएनए की सीक्वेंस है, एमआरएनए में जो बेस की सीक्वेंस है, वैसा ही सीक्वेंस इस डीएनए की स्ट्रैंड में से किसका है बताओ आप? यानी एमआरएनए की बेस की सीक्वेंस सिमिलर किस से है? इन दो में से। फर्क एक तो होगी, वो टी की जगह ए आ जाएगा, टी की जगह यू आ जाएगा आरएनए में, और ए की यू की जगह टी होगा डीएनए में, वो फर्क होगी, लेकिन बाकी बेस की सीक्वेंस इन दो में से किसका सेम है इस एमआरएनए से? देखो ए यू टी में तो फर्क होगा, सी सी जी सी सी यू टी तो फर्क होगा, ए जी किससे सिमिलर है? नॉन टेम्पलेट से। बहुत अच्छे, सॉरी, नॉन टेम्पलेट से। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की बेस की सीक्वेंस इस एमआरएनए की सीक्वेंस की से सेम है। एमआरएनए की बेस की सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंस से सिमिलर है, एक्सेप्ट देयर इज टी इन प्लेस ऑफ यू इन डीएनए एंड देयर इज यू इन प्लेस ऑफ टी इन आरएनए। ये फर्क है, उसको छोड़कर बाकी सीक्वेंस सिमिलर है। किसका? एमआरएनए का नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से। क्योंकि ये जो एमआरएनए में बेस की सीक्वेंस है, इसमें सेंस है, तो वही सेंस इसमें भी है, तो इसलिए इस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को बोलते हैं हम बच्चों सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड, मैंने आपको कहा था ये जो बेस की सीक्वेंस है, इसमें ये कोड बनता है, ये कोडॉन्स बनती है, ये कोडिंग सीक्वेंस है। यही कोड्स इस्तेमाल होंगे बाद में प्रोटीन बनाने के लिए। द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द एमआरएनए कॉन्स्टिट्यूट द कोडॉन्स, वो कोड बनते हैं, आगे आपको मालूम होगा कल परसों। तो ये कोडिंग सीक्वेंस की सिमिलर है नॉन टेम्पलेट की स्ट्रैंड से, इसलिए इन सिमिलरिटी के बेस पर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है फिर? ये नॉन कोडिंग है। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नॉन कोडिंग, टेम्पलेट स्ट्रैंड नॉन कोडिंग, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है। इसको सेंस स्ट्रैंड भी आप कह सकते हैं, इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। किसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये इस सेंस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, अपोजिट है। ठीक है, अब आप समझ गए सेंट्रल डोग्मा भी, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन भी, और क्यों डीएनए की दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम नहीं करता है ये भी, और ये भी समझ गए कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है। ठीक है, और डिफरेंस भी आपको पता चला कि टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में और कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, ये बच्चों सिलेक्टिव है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ट्रांसक्रिप्शन इज सिलेक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन इज सिलेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन इज सिलेक्टिव। याद है बच्चों, मैंने कहा था आपको कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए बनना, वो पूरे जीनोम का होता है, यानी सेल के अंदर जितने भी डीएनए हैं सभी का सभी रेप्लिकेट होता है। होल जीनोम की, होल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, होल डीएनए कॉपी बनता है, होल डीएनए की सेम टू सेम कॉपीज बनते हैं, कोई हिस्सा छूटता नहीं है। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन की बारी आती है तो ट्रांसक्रिप्शन पूरी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, बल्कि डीएनए की कुछ खास सेगमेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है। कुछ खास स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है। मान लो अगर ये इस तरह से डीएनए है, इस तरह से डीएनए है, तो पूरे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, इस सेगमेंट की किसी खास सेगमेंट ऑफ डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो मतलब सिलेक्टिव है, चुन चुन के ट्रांसक्रिप्शन होती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक वजह है। बच्चों आपको बताया था अभी अभी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होकर, ट्रांसक्राइब होकर ये जो एमआरएनए बनी, इस एमआरएनए में मैसेज है, प्रोटीन बनने की मैसेज है कि प्रोटीन कैसे बनेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो इस एमआरएनए के मैसेज के हिसाब से एक प्रोटीन बन गया। ठीक, इस प्रोटीन का खास फंक्शन होती है, इस प्रोटीन का खास फंक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन आवर बॉडी वो प्रोटीन का बना होते हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर। अक्सर एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है। कुछ एंजाइम्स है जो आरएनए का बना होता है, उस आरएनए के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आरएनए वर्ल्ड हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आरएनए के बारे में पता करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हमारे बॉडी में है वो प्रोटीन है। ठीक, तो एंजाइम्स अलग अलग काम करता है। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम के हम एग्जांपल लेते हैं जो आप जानते हैं, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिन या पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो हमारे स्टोमक से रिलीज होती है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक, और ये एंजाइम प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहां जरूरत पड़ जाती है? फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्रोटीन और ये प्रोटीन है, एग्जांपल लेते हैं हम, ये है पेप्सिन। पेप्सिन है, ये पेप्सिन कहां जरूरत पड़ रहा है? ये पेप्सिन जरूरत पड़ रहा है स्टोमक में, ठीक। और ये प्रोटीन किससे बनता है? एक एमआरएनए से। ये एमआरएनए कहां से बनता है? डीएनए से। डीएनए कहां है? उसी स्टोमक की सेल्स में, स्टोमक की टिश्यू के सेल्स में। तो स्टोमक में जो सेल्स है, उन सेल में जो डीएनए है, उस डीएनए की एक खास सेगमेंट से ये एमआरएनए बन रहा है, उस एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है पेप्सिन। यही डीएनए की सेगमेंट, बच्चों एक आपको बता दूं, जो डीएनए है, अमाउंट ऑफ डीएनए वो तमाम सेल में सेम है, क्योंकि वो आपको पता है रेप्लिकेशन होकर आ गया है एक जायगोट से, ठीक है। एक सेल से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है। तो हमारे बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, हर सेल में सेम कॉपी ऑफ डीएनए है, सेम कॉपी ऑफ डीएनए। सभी जीन हर सेल में है, ठीक, सभी डीएनए हर सेल में, जिनके आगे बात करेंगे हम, अभी बात नहीं करेंगे। सभी डीएनए हर सेल में है। तो वो डीएनए जो स्टोमक के सेल में है, वही डीएनए जो है आपकी किडनी के सेल में है, ब्रेन सेल में है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनी, एमआरएनए से पेप्सिन बनी, किसमें? स्टोमक सेल में। यही पेप्सिन ब्रेन सेल में नहीं बन सकता, ब्रेन सेल में उसका फंक्शन ही नहीं है, ठीक। तो ब्रेन सेल में यही सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होगा। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जिससे पेप्सिन बनी, जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो होकर एमआरएनए, एमआरएनए से लास्ट में प्रोटीन बनी, यही डीएनए जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगी, वो ट्रांसलेट नहीं होगी किडनी के सेल में या ब्रेन सेल में या किसी और सेल में, क्योंकि वहां उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर यहां पता चला बच्चों कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नीड बेस है। इट इज सिलेक्टिव एंड इट इज नीड बेस, नीड बेसिस पे ये होती है। जहां जिस प्रोटीन की जरूरत हो वहां उस प्रोटीन के बनने वाले एमआरएनए बनता है उसकी डीएनए से, ठीक। So transcription is selective in nature. Not all the DNA are transcribed. Only certain part of DNA are transcribed. ताकि उस transcribed mRNA से एक प्रोटीन बने और उस प्रोटीन का उस पर्टिकुलर सेल में फंक्शन हो।
ठीक, जिस सेल में जिस प्रोटीन की जरूरत हो उस सेल में वही डीएनए का पार्ट एक्सप्रेस होगा, ट्रांसलेट होगी जो वहां उसमें जरूरत होगा। तो याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन इज सेलेक्टिव। ठीक, रेप्लिकेशन जो है होल डीएनए की होती है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन किसी खास सेगमेंट की होती है। क्यों? क्योंकि उस प्रोटीन की जरूरत जो उस डीएनए से बनने वाली एमआरएनए से ट्रांसलेट होकर जो प्रोटीन बनी उसकी जरूरत अलग अलग सेल में अलग अलग होती है। तो आगे वाले प्रोसेस हम कल आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बताएंगे। ओके।